गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 8 विषय विज्ञान चैप्टर 7 का आधा पार्ट अपने पिछली वीडियो में कर लिया था। उसके आगे का भाग देखेंगे। विशेष क्षेत्रीय प्रजाति, नाम से ही जैसे स्पष्ट हो रहा है कि विशेष क्षेत्रीय, किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाली प्रजाति कि किसी एक ही क्षेत्र में यहाँ पर उसको उसका वायुमंडल, वहाँ का हवा पानी और वहीं उसके खाने के लायक जो भोजन है उसको पसंद है और वहीं पर वह अपना जीवन यापन करते हैं। जैसे सभी लोग अपने अपने घरों में एक विशेष क्षेत्र में रहते हैं, उसी प्रकार ऐसे ही ये वन पाए जाते हैं। देखें कि बच्चे शीघ्र ही शांतिपूर्वक गहरे वन में प्रविष्ट हो गए। बच्चे एक विशालकाय गिलहरी को देखकर अचंभित रह गए। इस गिलहरी की एक लंबी फारदार पूंछ है। वे इसके विषय में जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं। जैसे कोई नई चीज़ देखते हैं, अपने भी देखें तो अपने पूछते हैं कि ये क्या है, ये कहाँ से आई, कहाँ रहता है, ये उसके बारे में हजारों क्वेश्चन पूछते हैं। तो उन्होंने भी एक लंबी पूंछ वाला कोई जानवर पहली बार देखा था, तो पूछने के लिए वो भी क्या थे, उत्सुक थे। माधव जी ने बताया कि इसे विशाल गिलहरी कहते हैं और यह जहाँ की विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज है और विशेष क्षेत्रीय प्रजाति है। पौधों और जंतुओं की वह स्पीसीज जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है। पौधों व जंतुओं दोनों के लिए ये वर्ड है कि पौधों व जंतुओं की वह स्पीसीज जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं, विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज कहते हैं। ये किसी अन्य क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती। किसी विशेष प्रकार का पौधा या जंतु किसी विशेष क्षेत्र, राजस्थान या देश की विशेष क्षेत्र पर हो सकते हैं। माधव जी ने पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में स्थित साल व जंगली आम के पेड़ को दिखाकर विशेष क्षेत्रीय वनस्पति जगत का उदाहरण दिया। उन्होंने उदाहरण दे दिया। बिसन भारतीय विशाल गिलहरी तथा उड़ने वाली गिलहरी इस क्षेत्र के विशेष क्षेत्रीय प्राणी हैं। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि इनके आवास के नष्ट होने, बढ़ती हुई जनसंख्या एवं नई स्पीसीज के प्रवेश से विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज के प्राकृतिक आवास पर प्रभाव पड़ सकता है और इनके अस्तित्व को भी खतरा हो सकता है। देखो बूझो क्या सोची है कि मैंने सुना है कि कुछ विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज विलुप्त हो सकती है। क्या ये सच है? हाँ, हो सकती है। यदि और उनको अनुकूल वातावरण नहीं मिलेगा, उनको अनुकूल खाने पीने का भोजन नहीं मिलेगा, तो वो कितने टाइम तक जीवित रह सकते हैं। स्पीसीज सजीवों की समष्टि का वह समूह है जो एक दूसरे के अंतःजनन करने में सक्षम होते हैं। स्पीसीज क्या है? सजीवों की समष्टि का वह समूह है। सजीवों की समष्टि का वह समूह है जो एक दूसरे से अंतर्जनन करने में सक्षम होते हैं। इसका अर्थ है कि एक जाति के सदस्य केवल अपनी जाति के सदस्यों के साथ और अन्य जाति के सदस्यों को छोड़कर जननक्षम संतान उत्पन्न कर सकते हैं और एक जाति के सदस्यों में सामान्य लक्षण पाए जाते हैं। क्रियाकलाप है 7.6 कि जिस क्षेत्र में आप रहते हैं वहाँ के विशेष क्षेत्रीय पौधों व जंतुओं का पता लगाइए। यहाँ आप रहते हैं, अपने आसपास के कौन कौन से जंतु पाए जाते हैं, कौन कौन से पेड़ पौधे पाए जाते हैं, आप आसानी से इन चीज़ों का पता लगा सकते हैं। इसके बाद क्या आता है, वन्य प्राणी अभयारण्य। शीघ्र ही पहली ने एक बोर्ड देखा जिस पर लिखा हुआ था पंचमढ़ी वन्य प्राणी अभयारण्य। पंचमढ़ी वन्य प्राणी अभयारण्य। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि आरक्षित वनों की तरह ही कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां वन्य प्राणी सुरक्षित व संरक्षित रहते हैं। खुली जगह पर रह रहे हैं तो उनको खाने पीने के लिए जो चीज़ें चाहिए, अनुकूल वातावरण चाहिए और एक दूसरे से जो जानवर दूसरे को कोई हानि ना पहुंचाए तो कोई ख्याल नहीं रखा जाता। लेकिन जो अभयारण्य है उसमें वो सुरक्षित व संरक्षित, उसमें वो दोनों ही रहते हैं। उसको एक दूसरे जानवर से कोई खतरा नहीं होता, वहाँ पर उनका ध्यान रखा जाता है। इन्हें वन्य प्राणी
अभयारण्य कहते हैं। माधव जी पुण्य बताते हैं कि अभयारण्य वह स्थान है जहाँ प्राणी व जंतुओं को मारना या शिकार करना, पकड़ना पूर्णतः निषेध एवं दंडनीय अपराध है। खुले स्थानों पर यदि कोई प्राणी रहते हैं तो वहाँ पर उनका शिकार भी कर लिया जाता है, उन्हें मार भी दिया जाता है, लेकिन अभयारण्य में ऐसा कुछ भी नहीं होता। कुछ महत्वपूर्ण संकटापन वन्य जंतु जैसे कि काले हिरण, श्वेत आंखों वाले हिरण, हाथी, सुनहरी बिल्ली, गुलाबी सिर वाली बतख, घड़ियाल, कच्छ, मगरमच्छ, अजगर, गेंडा इत्यादि हमारे वन्य प्राणी अभयारण्यों में सुरक्षित एवं संरक्षित है। भारतीय अभयारण्यों में अनूठे दृश्य भूमि, बड़े समतल वन, पहाड़ी वन तथा बड़ी नदियों के डेल्टा की जाड़ी भूमि या बुशलैंड है। यह अफसोस की बात है कि संरक्षित वन भी जीवों के लिए सुरक्षित नहीं रहे, क्योंकि इनके आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोग उनका अतिक्रमण कर उन्हें नष्ट कर देते हैं। लेकिन वनों के लिए ये बहुत ही अफसोस की बात है कि जो वन संरक्षित क्षेत्रों में है ना, वहाँ पर भी अब वो सुरक्षित नहीं रहे, क्योंकि कई लोगों की आदत होती है या आदत से मजबूर होते हैं कि उन्होंने कानून तोड़ना ही तोड़ना है, तो किसी न किसी बहाने से वो उनको नष्ट कर रहे हैं। बच्चों को प्राणी उद्यान भ्रमण की यादें ताज़ा करने को कहा जाता है। उन्हें स्मरण है कि प्राणी उद्यान भी वह क्षेत्र है जहां हम प्राणियों का संरक्षण करते हैं। क्या वे जंतुओं के जीवन के लिए उपयुक्त हैं? क्या जंतु प्राकृतिक आवास की अपेक्षा कृत्रिम आवास में रह सकते हैं? आपके विचार में जंतु चिड़ियाघर से अधिक आराम से हैं या प्राकृतिक आवास में? राष्ट्रीय उद्यान क्या है? सड़क के किनारे एक और बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। बच्चे अब वहां जाने के लिए उत्सुक थे। माधव जी ने उन्हें बताया कि यह विशाल आरक्षित क्षेत्र है, पर्यावरण के संपूर्ण संगठनों का संरक्षण करने में पर्याप्त है। इन्हें राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। यह वनस्पति जात, प्राणी जात, दृश्य भूमि तथा ऐतिहासिक वस्तुओं का संरक्षण करते हैं। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम आरक्षित वन है। प्रथम आरक्षित वन कौन है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। सर्वोत्तम किस्म की टीक सागौन, सर्वोत्तम किस्म की टीक सागौन का जो वन है वो भी कहाँ मिलता है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में मिलता है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की चट्टानों में आवास भी स्थित हैं। यह इन वनों में मनुष्य की गतिविधियों के प्रागैतिहासिक प्रमाण हैं, जिससे हमें आदि मानव के जीवन यापन के बारे में पता चलता है। चट्टानों के इन मानव आवासों में कुछ पेंटिंग कलाकृतियाँ भी मिलती हैं। पंचमढ़ी जयमंडल संरक्षित क्षेत्र के 55 चट्टान आवास की पहचान की जा चुकी है। जंतु एवं मनुष्य को इन कलाकृतियों में लड़ते हुए, शिकार, नृत्य, वाद्य यंत्रों को बजाते हुए दर्शाया गया है। आज भी अनेक आदिवासी जंगल में रहते हैं। जैसे बच्चे आगे बढ़े उन्हें एक बोर्ड दिखाई दिया जिस पर लिखा था सतपुड़ा बाघ आरक्षित क्षेत्र। माधव जी ने फिर उन्हें क्या बताया कि हमारी सरकार ने बाघों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर या बाघ परियोजना, प्रोजेक्ट टाइगर या बाघ परियोजना किसके लिए चलाएगी? बाघों के संरक्षण के लिए। इस परियोजना का उद्देश्य अपने देश के बाघों की उत्तरजीविता एवं संवर्धन करना था, अपने देश के बाघों को बचाना था। बाघ उन स्पीशीज में से एक है जो धीरे धीरे हमारे वनों से विलुप्त होते जा रहे हैं, परंतु सतपुड़ा आरक्षित क्षेत्रों में बाघों की संख्या में वृद्धि हो रही है। यह संरक्षण का क्या है? एक अनूठा उदाहरण है। यह संरक्षण या जो योजना चलाएगी उसी का परिणाम है। किसी समय शेर, हाथी, जंगली भैंसे या बारहसिंगा भी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते थे। वे जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है या विलुप्त हो सकते हैं, संकटापन्न जंतु कहलाते हैं। संकटापन्न जंतु कौन से कहलाते हैं? वे जंतु जिनकी संख्या एक स्तर निर्धारित किया जाता है उससे कम हो रही है, तो वो कौन से कहलाते हैं? संकटापन्न जंतु कहलाते हैं। बूझों का डायनासोर के विषय में याद दिलाया गया जो लाखों वर्ष पूर्व विलुप्त हो चुके थे। कुछ जीवों के प्राकृतिक आवास में व्यवधान होने से उनके अस्तित्व को खतरा पैदा हो गया है। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि
पौधों और जंतुओं के संरक्षण के उद्देश्य से सभी राष्ट्रीय उद्यान में कड़े नियम लागू किए जाते हैं और मानवीय गतिविधियों जैसे चराना, अवैध शिकार और जानवरों को पकड़ना या मारना, जलावन पौधों की लकड़ी, औषधीय पौधे एकत्र करना स्वीकार्य नहीं है। माधव जी पहली को बताते हैं कि बड़े जंतुओं की अपेक्षा छोटे प्राणियों के विलुप्त होने की संभावना कहीं अधिक है, कि बड़े जंतु नहीं विलुप्त हो रहे उतने जितने कि छोटे हो रहे हैं। अक्सर हम सांप, मेंढक, छिपकली, चमगादड़, उल्लू को इतनी निर्दयता से मार डालते हैं, ये तो सभी ही मार डालते हैं इनको तो, और पारितंत्र में इनके महत्व के विषय में सोचते भी नहीं। इनको मारने के लिए कुछ भी नहीं सोचा जाता, उनको मारकर हम समय को हानि पहुंचा रहे हैं। यद्यपि ये कार्य में छोटे हैं परंतु पारितंत्र में इनके योगदान को अनदेखा नहीं किया जा सकता। एक पारितंत्र है उनमें इनका योगदान बहुत बड़ा है। वैसे ये छोटे हैं, इनको हर कोई मार देता है और इनको कोई ऐसे नहीं मारता, ये अपने को नुकसान ना पहुंचाए इसलिए मारते हैं, लेकिन इनके बारे में सोचा नहीं जाता, खुद के बारे में सोचा जाता है। वे आहार जाल और आहार श्रृंखला के भाग हैं। आहार जाल और आहार श्रृंखला के भाग हैं ये, जैसे घास को कौन गाय, गाय को कौन, ऐसे करके एक चक्कर बना हुआ है। जैसे जल चक्कर होता है, हर चीज़ का एक चक्कर बना होता है, उसी प्रकार इनका आहार जाल और आहार श्रृंखला भी क्या है, एक चक्कर है। किसी क्षेत्र के सभी पौधे, प्राणी या सूक्ष्म जीव अजैव घटकों, जलवायु, भूमि, नदी, डेल्टा इत्यादि संयुक्त रूप से किसी परितंत्र का निर्माण करते हैं। किसी भी परितंत्र का निर्माण करने के लिए एक ही चीज़ की आवश्यकता नहीं, काफ़ी चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो उसी प्रकार आहार जाल आहार श्रृंखला में इन सभी का योगदान भी है। सांप, मेंढक, छिपकली, चमगादड़, उल्लू, एक ही प्राणी या एक ही पेड़ पौधे से आहार जाल या आहार श्रृंखला का निर्माण नहीं होता। रेड डाटा बुक, प्रोफेसर अहमद बच्चों को रेड डाटा बुक के विषय में क्या समझाते हैं कि वह उनको बताते हैं कि जो रेड डाटा पुस्तक है वह पुस्तक है जिसमें संकटापन्न स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। एक रिकॉर्ड रखा जाता है संकटापन्न स्पीसीज जो कि संकट के बिल्कुल पास आ चुकी है, जो जातियाँ, उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। पौधों, जंतुओं व अन्य स्पीसीज के लिए अलग अलग रेड डाटा बुकें हैं। उनके बुकों के बारे में आप कंप्यूटर पर इस पेज पर आप क्लिक करके इसके बारे में पढ़ सकते हैं। प्रवास, माधव जी के निर्देशन में ब्राह्मण पार्टी गहरे वन में प्रवेश करती है। वह तवा संक्षिप्त क्षेत्र में कुछ समय आराम करते हैं और पहली नदी के समीप कुछ पक्षी देखे। माधव जी बताते हैं कि यह प्रवासी पक्षी हैं। ये पक्षी, प्रवासी का अर्थ है जो बाहर से आया होता है, तो वो पक्षी भी क्या थे, बाहर के अन्य भागों से उड़कर आए हुए थे। जलवायु में परिवर्तन के कारण प्रवासी पक्षी प्रत्येक वर्ष दूर क्षेत्रों से एक निश्चित समय पर उड़कर आते हैं और यहाँ एक निश्चित समय होता है, जैसे जलवायु में परिवर्तन होता है तो वो उड़कर इधर आते हैं और यहाँ अंडे देने के लिए वो आते हैं, क्योंकि जो मूल आवास होता है उनका वहाँ पर ज़्यादा ठंड होने के कारण उस समय वो जीवन यापन उनके अनुकूल नहीं होता, तो इसीलिए वो दूसरी जगह उड़कर आते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, प्रवासी पक्षी कहते हैं। कागज का पुनः चक्रण, प्रोफेसर अहमद बच्चों का ध्यान वनोन्मूलन के एक और कारण की ओर आकर्षित करते हैं। वह उन्हें बताते हैं कि 1 टन कागज प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूपेण विकसित 17 वृक्षों को काटा जाता है। कि जो कागज है ये भी किससे बनता है, वृक्षों से बनता है, लेकिन 1 टन कागज प्राप्त करने के लिए कितने वनों को काटा जाता है, 17 वृक्षों को काटा जाता है। अतः हमें कागज की बचत करनी चाहिए। प्रोफेसर अहमद यह भी बताते हैं कि उपयोग के लिए कागज का 5 से 7 बार तक पुनः चक्रण किया जा सकता है। एक बार जो अपने कागज से उपयोग कर लिया उसी कागज को 5 से 7 बार पुनः चक्रण कर अपने द्वारा 5 से 7 बार उनका उपयोग कर सकते हैं। यदि कोई छात्र दिन में मात्र 1 कागज की बचत करता है तो हम एक साल में अपने अनेक पेड़ पौधे बचा सकते हैं। हमें कागज की बचत करनी चाहिए और इसका पुनः उपयोग और पुनः चक्रण करना चाहिए। इसके द्वारा हम न केवल वृक्षों को बचाएंगे वरन कागज उत्पादन के उपयोग में आने वाले अकेले वृक्ष तो नहीं आते उत्पादन में काम, और भी चीज़ें आती है, जल, ऊर्जा आदि की भी अपने बचत कर सकते हैं। इसी के साथ साथ कागज उत्पाद के उपयोग में आने वाले हानिकारक रसायनों में भी कमी हो जाएगी।
तो पूर्ण वनारोपण, प्रोफेसर अहमद का सुझाव है कि वनोन्मूलन का उत्तर पूर्ण वनारोपण है। इसमें काटे गए वृक्षों की कमी पूरी करने के उद्देश्य से हमें वृक्षों का रोपण करना चाहिए। हमें उद्देश्य करना चाहिए कि हम एक साल में इतने पेड़ पौधे लगाएंगे, उनको पानी देंगे, तो एक उद्देश्य फिक्स होने के बाद इसकी कमी नहीं होगी। जितने वन काटे जाएं उससे दुगने लग जाएंगे तो उनकी कमी नहीं होगी। रोपण वाले वृक्ष सामान्यतः उसी स्पीसीज के होते हैं जो उस वन में पाए जाते हैं। हमें कम से कम उतने वृक्ष तो लगाने ही चाहिए, कम से कम उतने तो लगाने ही चाहिए जितने अपने काटने के बारे में सोचते हैं या काटते हैं। तो प्राकृतिक रूप से भी वन का पुनर्वन रोपण हो सकता है। यदि वनोन्मूलित क्षेत्र को अबाधित छोड़ दिया जाए तो वह स्वतः पुनर्स्थापित हो जाता है। प्राकृतिक पुनर्वन रोपण में मानव गतिविधियों का कोई स्थान नहीं है। हम अपने वनों को अब तक बहुत अधिक नष्ट कर चुके हैं। यदि हमें अगली पीढ़ी के लिए भी हरी संपदा बनाए रखनी है तो अधिक वृक्षारोपण ही एकमात्र विकल्प है। प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया कि भारत वन अधिनियम है और इस अधिनियम का उद्देश्य प्राकृतिक वनों का परिरक्षण और संरक्षण करना है। साथ ही साथ ऐसे उपाय भी करना है जिससे वन में और उसके समीप रहने वाले लोगों की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। कुछ समय विश्राम करने के पश्चात माधव जी ने बच्चों को वापस चलने को कहा, क्योंकि सूर्यास्त के पश्चात वन में रुकना ठीक नहीं होता। और वापस आने के बाद प्रोफेसर अहमद और बच्चों ने इस उल्लासपूर्ण अनुभव के लिए माधव जी का आभार व्यक्त किया कि उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई। वन ब्रह्मण, राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय अभ्यारण्य, इनके कारण परिणाम सबके बारे में बताया। धन्यवाद। आपका ये चैप्टर